हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, चाहे पेपर 2 हो या फिर पेपर 1 हो, उसमें से आपका एक सब्जेक्ट अगर मैथ का है तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल ही स्किप ना करें और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें अगर आप सीटेट में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, इस तरह के सवाल को आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम से क्वालिफाई करने से कुछ नंबरों से आप दूर रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। चलिए आते हैं हम लोग अपनी पहली क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का? आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परास का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले आपको बहुलक निकालना है, फिर माध्यक निकालना है, फिर परास निकालना है। जब ये तीनों आप निकाल देंगे तब आपका उन तीनों का माध्य निकालना है। अब ये करने नहीं बैठ जाना है कि ये पूरा का पूरा संख्या जो है इसका माध्य निकालेंगे, ये कतई बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है बहुलक, तो पहले मेरा कोशिश क्या रहेगा कि हम बहुलक निकालेंगे। ओके, अब देखिए, तो उसमें हम देख रहे हैं बहुलक भी है, माध्यक भी है और परास भी है। तो पहला मेरा काम ये होना चाहिए क्वेश्चन को देखने के बाद कि क्वेश्चन को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में सजाएंगे। तो चलिए हम पहले लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या आपका 7 है, 7 को हम लिख देंगे। फिर आपका 8 है, 8 लिख दिए। 9 है, क्या 9 भी है। 10 है, एक बार 10 भी है, 10 को लिख रहे हैं। 11 कितना बार? एक बार, दो बार 11 है, लिख दिए। 12 है, क्या नहीं है। 13 है, एक बार 13 है, केवल 13 लिख दिए यहाँ पर। 14 कितना बार है? एक बार 14 है। 15 एक बार 15 है। ओके। 16 एक बार 16 है। 17 कितना बार है? एक बार 17 है। 18 18 नहीं है आपका। उसके बाद 23 है। तो सब संख्या मैंने यहां पर लिख लिया। अब देखिए यहां पर अगला स्टेप, ये तो आपका बढ़ते क्रम में मैंने इसको लिख लिया। अब निकालना है आपको, सबसे पहले निकालना है बहुलक। जो निकालना है वो यहां पे लिख लेते हैं। तो बहुलक क्या होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करता है, यानी उस आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस संख्या में केवल 11 ही है जो सबसे अधिक बार आया है, यानी कि 2 बार आया है। उसके अलावा कोई भी संख्या जो आपका 2 बार नहीं आया है, इसलिए बहुलक आपका 11 हो जाएगा। जानते हैं ना बहुलक कैसे क्या होता है? पिछले क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि बहुलक, माध्य और माध्यिका, उसके बाद परिसर किस तरह निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है। तो बहुलक जो संख्या आपका अधिक बार रिपीट करे वो आपका बहुलक, ये निकाल ली हमने। अब निकालना है माध्यक। ठीक है, अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे टोटल संख्या कितना है, और बीच वाली संख्या आपका माध्यक होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या कितना है? 11 है, मतलब इवन में है। अगर इवन में होगा तो मैंने क्या क्या बताया था आपको कि सबसे पहले जितनी भी संख्या होगा उसको आप बीच में 2 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। टोटल कितना है? 12 है। 3 और 3 6, ये आपका बीच में आ जाएगा ये लाइन। तो आप क्या करेंगे, इधर से एक इसको लेंगे, ठीक है, नंबर को लेंगे, इधर से एक नंबर को लेंगे। तो क्या होगा? 11 प्लस 13, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 13 24 बाई 2 कितना होगा? 12, यानी कि आपका माध्यक 12 हो जाएगा। समझ गए आप? अगर आपका संख्या इवन में हो तो कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। संख्या को पहले आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। उसके बाद जो बीच में आएगा, बीच में संख्या को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे अगर इवन में आए तो। उसके बाद जो लाइन से आप इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, एक संख्या इधर का लेंगे, एक संख्या उधर का लेंगे, दोनों को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही दोनों संख्या बीच में आता है, क्योंकि बीच की संख्या बोला है। तो 11 और 13 बीच में आएगा, दोनों को लेकर के जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका माध्यक निकल करके आ जाएगा। अगर संख्या आपका ओड में रहे, 11 रहे, 13 रहे, 15 रहे, तो क्या करना है कि जो बीच वाली संख्या होगा, ऑब्वियसली देखिए अगर संख्या 15 होगा तो 7 आपका इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, बीच में एक संख्या बच जाएगा, तो वही उसका माध्यक कहलाएगा। ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। अब देखिए अगला क्या निकालना है आपको? है माध्य निकालिए। अब परास निकालना है। ठीक है, परास बोले या फिर परिसर बोले, ध्यान रखिए, परास या परिसर। क्वेश्चन में आपको परास भी हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश जो आपको दोनों का सेम रहेगा, रेंज। परास रहे या परिसर रहे, दोनों का इंग्लिश सेम होता है, वो होता है रेंज होता है। तो परास निकालने का
परास निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को हम माइनस करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या आपका 7 हो जाएगा। तो 23 से 7 को घटाएंगे, कितना होगा, 13 से 7 गया 6, 16 हो जाएगा। तो निकल के आ गया आपका बहुलक भी निकल गया, माध्यक भी निकल गया और आपका परास भी निकल गया। अब देखिए, अब क्या करना है कि इन तीनों का आपको माध्य निकालना है। किसका, इन तीनों का जो आपने भी निकाला। तो अब निकालते हैं माध्य। माध्य और माध्यक फर्क होता है। माध्य मतलब एवरेज, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए, पढ़े ना आप लोग, नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम होता है। पढ़े ना आप लोग, अगर किसी संख्या को आपको आंकड़ा दिया हो रहे उसका सम निकालना हो, अगर नंबर टोटल पता है कितना नंबर है, ठीक है, और उसका एवरेज पता आपको हो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वहां से सम निकल करके आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमको निकालना माध्य, किसका माध्य निकालना है, बहुलक का, माध्यक का और परास का। कितना है, 11 है बहुलक, माध्यक 12 है, परास आपका 16 है। कितनी संख्या है, टोटल 3 है। जितनी संख्या होगा उतना से हम उसको डिवाइड कर देंगे। 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 1 3/3, कितना को 49/3 किससे कटेगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 13 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ गए आप कि कैसे हम माध्य निकालेंगे। उसके लिए आपको बहुलक, माध्यक और परास निकालना होगा, तब जाकर के उन संख्याओं को आपको माध्य निकालना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे पिछले वाली क्लास में भी हमने इस तरह का शायद 2 क्वेश्चन हमने किया था। तो इससे ये साबित होता है कि इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये आपका 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है, आया ना एग्जाम में। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, रेंज, इस पे सवाल 100% डेफिनेटली आपका आएगा। इसलिए इन सवालों को आपको हल करके जाना है। एक बार इन सवालों को देखना है कि कैसे निकालते हैं, कि किस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आता है। सिर्फ आपको आंकड़ा देकर नहीं पूछेगा बहुलक निकालो, यानी आपको चारों निकालना आना चाहिए, बहुलक भी, माध्यक भी, परास भी और माध्य भी, ठीक है। इनमें से एक भी अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप डेफिनेटली है कि उस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाएंगे, आप लास्ट नतीजे तक उसको नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि इतना 3,13,632 को पी, देखिए ये आपका जो है ना, ये दिया हुआ है पी का स्क्वायर है गुना क्यू के पावर 5 है, ठीक है। उसके बाद आर के पावर आपका 4 दिया हुआ है, ये इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, संख्या दिया हुआ है को जहां पी क्यू और एक आभास संख्या हो तो p प्लस क्यू माइनस 2r का मान क्या होगा। सबसे पहले पी क्यू आर जो दिया हुआ आभास संख्या दिया हुआ है, इसके लिए आभास संख्या निकालने के लिए इस संख्या का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालने पर ही हम आभास संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका एलसीएम ही उसका आभास संख्या हो जाएगा। तो कितना होगा आपका 31, 36, उसके बाद 32, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, यानी सभी आभास संख्या से आपको निकालना है। 2 आभास संख्या है, कितना होगा 15 दूनी 30, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 16, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी आपका 32, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर क्या होगा 8, 16 है तो क्या होगा 0 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 2 से भाग लग जाएगा, कितना होगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 0 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। फिर 2 से लगेगा, कितना होगा 19 दूनी 38, 1 बचा, 6 दूनी 12, 0 2 दूनी 4, फिर आपका 2 से भाग लग जाएगा, कितना होगा 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 0, फिर 2 एकम 2। अब देखिए फिर किससे लगेगा ये आपका, देखिए अब ये किससे भाग लेगा, बड़ी संख्या है तो हम देख रहे हैं कि 3 से लगेगा। क्यों 3 से लगेगा, क्योंकि संख्या को हम जोड़ रहे हैं, 8 1 9 और 9 18, 18 आपका 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 3 से इसको भाग करेंगे। अब ये मत करने बैठ जाना कि 9 से भाग लगाइए, तो 9 से भी आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे छोटी से छोटी संख्या से हम उसको डिवाइड करेंगे। 3 तिया 9, 8 है 3 दूनी 6, 2 बचा, 6 तिया 18, उसके बाद 2 बचा, 7 तिया 21। एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा ना मेरे ख्याल से, 3 हो जाएगा, 10 तिया 30, या कितना बचा 2 26, 8 तिया 24, 9 तिया 27,
फिर 3 से भाग लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 होगा 6 तिया 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये देखिए 121 है, ये आपका 11 गुना 11 121 आपका आता है ना। अब देखिए मेरे पास क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 11 है। अब हमको देखना, देखिए तीनों आपका आभास संख्या है, 2 भी आभास संख्या है, 3 भी आभास संख्या है और 11 भी आपका आभास संख्या है। अब देखना है कि 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 बार 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5। अब 3 कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 के पावर 4। 11 कितना बार, 1 बार, 2 बार, तो 11 के पावर 2। क्या इस रूप में आया, पी स्क्वायर क्यू के पावर 5 आर पर पावर 4। अब देखिए पी स्क्वायर का मतलब पी की जगह कितना होगा 11 होगा, तो हम पहले 11 लिखते हैं, 11 का स्क्वायर। क्यू के पावर 5 तो क्या है 2 के पावर 5, तो क्यू का मान कितना होगा 2 होगा। देखिए आर की पावर 4, तो आर की जगह कितना होगा 3 होगा, तो 3 के पावर 4। ठीक है, यानी कि मैंने इस अरेंज में आपको इसका संख्या को अरेंज कर दिया कि जिसके पावर जितना बोला पी क्यू आर, तो आभास संख्या है, तो किसका पावर 2 है, 11 के पावर 2 है, पहले लिख दिए। ठीक है, 2 के पावर 5 है क्यू की जगह, तो क्यू की जगह पर 2 के पावर 5 हो जाएगा। आर का मान 4 है, ठीक, आर की पावर 4 है, तो आर का मान कितना दिया हो, देखिए यहाँ पर 3 के पावर 4 है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर, तो अब यहाँ से देखिए पी बराबर कितना होगा 11 आ जाएगा, होगा ना 11, क्योंकि पी का मान 11 है, पी की जगह आपका 11 है, क्यू बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा और आर बराबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P प्लस Q माइनस 2R निकालना है। P का मान 11, Q का मान 2 माइनस 2 इंटू R का मान 3, 11 और 2 13, 3 गुना 2 6, घटाने पे कितना होगा 7, 13 से 7 6 गया 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। समझ गए, बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, यानी कि आपको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, बिना एलसीएम निकाले आप नहीं निकाल सकते कि इसका आभास संख्या क्या क्या 2 3 और 5 जो निकल के आया वो कैसे आएगा। एलसीएम लेंगे तभी आपका उस नतीजे तक पहुंच पाएंगे, इसलिए आपका एलसीएम निकालने का जो तरीका होना चाहिए थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आपको हल जो करना पड़ेगा थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के सवालों को आपको हल करना ही पड़ेगा। आप अंदाजे कहाँ कैसे पहुंच जाएंगे, एक तो नहीं कि सिर्फ एलसीएम तो नहीं निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद फिर एक तरीके दिया इसको हल करना आपको। ठीक है, P प्लस क्यू माइनस 2R, इसको तभी हल कर पाएंगे जब आप P Q और R का मान आपका दिया होगा या उसको आप निकालेंगे। तो यहां से उसको हम निकाल लेंगे, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरह के सवाल जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा एग्जाम हॉल में आप उसको जल्दी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि कौन पी क्यू पी, चले क्यू पी है। सबसे पहले हम एक रेखा बनाते हैं, रेखा दिया हुआ है ए बी। ठीक, क्वेश्चन में जिस तरह दिया हुआ हम उस तरह उसको बनाते हैं। ए बी रेखा दिया हुआ है, उसके कह रहा है कि उस रेखा पर एक बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु P है। ठीक है, बीच में नहीं है, कहीं भी है नहीं, उससे बोला है कि उस रेखा पर एक बिंदु P है, P स्थित है। फिर पी क्यू एक किरण है, मान लीजिए कोई एक रेखा है पी क्यू है। क्या हो गया भाई, तो क्या दिक्कत है यार, हो गया ना। ठीक है, ये आपका P है। अब देखिए ये एक यहाँ क्या कर रहा है कि पी क्यू एक किरण है, मान लीजिए P है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु Q है, आ गया ना, पी क्यू एक किरण हो गया। रेखा ए बी पर एक बिंदु क्या है P है, उस पर एक पी क्यू मान लीजिए किरण है। ठीक है, उस पर किस तरह काटना हो काटो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है इस प्रकार है कि कौन क्यू पी ए, यहाँ ध्यान दीजिए कौन है, इसका मतलब क्या, कौन है, एंगल है क्यू पी ए। क्यू कहां पर है, क्यू पी ए, यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है। कितना दिया हुआ है 7x दिया हुआ है, इस एंगल का मान 7x है। कौन क्यू पी बी, क्यू है पी है बी है, इसका मान कितना है 5x दिया हुआ है, तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा कि x का मान क्या होता है। आपको पता है कि एक रेखा पर बना एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक रेखा की एक ही ओर बना कौन कितना होता है 180 डिग्री होता है, और पूरा को हम घुमा दें एक सर्कल जो होता है वो
60 डिग्री का होता है, तो एक रेखा की एक ही ओर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। आप ये भी देख रहे हैं कि इस रेखा के जो ए बी रेखा है उसकी एक ही तरफ ये पूरा का पूरा एंगल बना है, तो उसका पूरा का मान कितना होगा 180 होगा। यानी कि आपका जो 7x है प्लस 5x है, इन दोनों का मान 180 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, दोनों का योग। इसका मान बचपन में आप पढ़े हैं, ठीक है, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, ठीक है, इसको पढ़े होंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, याद रख लीजिएगा। एक रेखा के एक ही ओर जो बना एंगल होता है वो 180 का होता है, इसलिए 7x प्लस 5x दोनों का मान 180 हो जाएगा। जब 7x और 5x को जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। कटेगा, 12 को 15 से काट सकते हैं, 12 गुना 15 180 होता है, पता है ना आपको, या काट लीजिए, देखिए 12 कम 12, यहाँ 6 50, 1 0 60 हो गया, 12 60, यानी कि x का मान आपका 15 डिग्री आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, तो 8x माइनस 10 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पे नहीं होगा यार, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या निकलना है आपको, 8x माइनस 10 डिग्री, तो 8 इंटू एक्स का मान 15 माइनस 10, 15 8 100 कितना होता है 120 माइनस 10, अब बराबर 120 से 110 जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए आप, 120 से 110 जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। बस देखिए यहाँ पे कुछ कोई बड़ी चीज नहीं, यहाँ पे क्या था आपको कि सिर्फ यहाँ इन दोनों का मान पता होना चाहिए। ये रेखा का एक रेखा के एक ही ओर जो बना एंगल होता है वो 180 होता है, अगर ये आपको पता होता तो आसानी से आप उनके जो आपका हल है वहां तक आप पहुंच जाते हैं। अगर ये आपको पता नहीं है कि एक रेखा के एक ही ओर बना एंगल कितना होता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब याद रहेगा कि एक रेखा के एक ही ओर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, और एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, आगे बढ़े। बाकी सारा जितना भी सारा था सारा का सारा आपका मतलब कैलकुलेशन था, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के 180 हो गया, 7x और 5x दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, 12x हो जाएगा बराबर 180, 12 से 180 कट जाएगा, कितना बार 15 बार में कटेगा, तो x का मान 15 आ गया। तो अब निकालना हमको 8x माइनस 10 का मान, तो जहाँ पे 8x माइनस 10 है तो जहाँ पे x होगा, x का मान मेरा 15 निकल के आया, यहाँ 15 करेंगे माइनस 10 करेंगे, 15 8 120 माइनस 10, 120 से 10 जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि इतना बराबर इतना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जो दिया हुआ है। ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये आपका R है, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि PQR की भुजा PQ, ये आपका भुजा PQ हो गया, पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बिंदु S है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि PQ रेखा पर एक बिंदु S स्थित है कि RS बराबर PS, मतलब कौन सा RS है, देखिए यहाँ R है, यहाँ PS है, मतलब ये जो आपका लाइन होगा ये RS किसके बराबर है, PS, यानी ये रेखा इस रेखा के बराबर दिया हुआ ना, दिया हुआ RS बराबर PS, ये आपका RS हो जाएगा, ये आपका PS हो जाएगा। तो ये लाइन इस लाइन के दोनों के, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बराबर QS, बराबर यहाँ Q है, यहाँ पे आपका S है, इसके फिर बराबर है, मतलब ये कि ये तीनों लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन तीनों ही आपस में बराबर है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि कोण QPR एक 15 डिग्री दिया हुआ है, का Q यहाँ पर है, P यहाँ पे है, R यहाँ पे, इस एंगल का मान हमको 15 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टू कोण PQR। तो पहले हमको PQR का यानी कोण Q का मान हमको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एक चीज समझिए, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो याद रख लीजिए। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए A है, B है, C है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कौन सा भुजा,
ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। क्या? AC भुजा जो है अगर AB भुजा के मान के बराबर होगा तो ये जो AC भुजा के सामने का एंगल जो कोण B है और AB के सामने का एंगल जो कोण C है, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। मतलब अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा तो ये दोनों कोण ही आपस में बराबर हो जाएगा। समझ गए क्या बोले हम यहाँ पर? कि अगर ये रेखा इस रेखा के बराबर होगा, उस रेखा के आधार का एंगल जो होगा, यानी कि इस रेखा का आधार का एंगल ये हो गया, इस रेखा के आधार का एंगल ये हो गया, तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कोण PSR एक त्रिभुज है त्रिभुज। तो आप क्या देख रहे हैं? इस त्रिभुज में देखिए, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा का आधार का एंगल ये है, तो इस भुजा का आधार का एंगल ये होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। यहां से देख रहे हैं ना, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा तो इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल दोनों ही आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी आपका 15 डिग्री हो जाएगा होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है? इसका योग, इसका योग और इसका योग, तीन का योग हमेशा पढ़ते आएंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मुझे बताइए PSR एक त्रिभुज है, उसमें से हमको दो एंगल का मान पता है। मान लीजिए कि ये भी एंगल आपका 15 डिग्री है, ये भी आपका 15 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? जब तीनों का मान 180 होगा तो ये जब दोनों मिला करके 15 15 30 हो गया तो ये आपका 150 होगा ना। 150 और 30 180। इसका मतलब ये एंगल जो होगा 100 सॉरी क्या कर दिया यार पर, तो ये एंगल जो होगा ये कितना होगा 150 डिग्री हो जाएगा होगा ना। अब देखिए तीनों को आप जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये कोई एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, इस कोई रेखा में मान लीजिए कि ये एंगल 150 दिया हुआ है, तो क्या ये एंगल हमको पता नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा के एक तरफ बना पूरा एंगल 180 का होता है। अगर ये 150 का हो जाएगा तो ये 30 का हो जाएगा, तब ना 150 और 30 मिला करके 180 हो जाएगा। तो यहाँ भी वही होगा। जब आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एक लाइन है, रेखा है, ये 150 होगा तो ये 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। 150 तो ये 30 दोनों मिलाकर 180 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए फिर एक त्रिभुज देखिए, यस है, क्यू है और आपका आर है। अब देखिए जब हमको यस पता है कितना 30 है, फिर हमको ये पता है कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है, क्या समझे? ये एंगल पता है 30 डिग्री, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। अगर ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब तो आप बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से ये आपको 30 दिया हुआ है, तो ये दोनों मिला के 150 होगा नहीं? होगा ना। क्यों? त्रिभुज का पूरा तीनों कोणों का योग 180 होगा, उसमें से ये एंगल हमको पता है 30 डिग्री, तो बाकी दोनों का योग 150 होगा ना। 150 और 30 180 हो जाएगा। अब 150 जो वो दो भाग में डिवाइड होगा, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो कितना होगा 75 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 75 हो जाएगा, ये भी आपका 75 हो जाएगा। अब देख जोड़िए 75 75 और 30 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये अगर 30 हो जाएगा तो ये भी आपका 75 हो जाएगा, ये भी आपका 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पता है कि कौन सा एंगल कैसे क्या होता है, भुजा बराबर होने पर एंगल का मान कितना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पता नहीं है तो थोड़ा समस्या होगा, लेकिन मैं आपको कोई भी समस्या होने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ हर एक भाग को तोड़ करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को एक बार बैक करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर जब हम लोग जो क्या कहता है कि ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ेंगे और तरीके से, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो वहाँ फिर इसको हम लोग बढ़िया सी डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको फिर एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताइए, तो सारा एंगल पता हमको हो गया, पता हो गया ना सारा एंगल हमको। अब देखिए मांगा क्या है, जो मांगा हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मांग हम क्या दिया हुआ है कि टू कोण
पी क्यू आर माइनस कोण पी आर क्यू। कुछ नहीं करना, जो जो मान दिया हुआ उसको बस एज इट इज पुट कर देना है। यहाँ पे 2 है, गुना के रूप में पी क्यू आर, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। कितना डिग्री है? पी क्यू आर का मान 75 डिग्री, तो 2 गुना 75 हो जाएगा, माइनस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू देखिए पी आर क्यू ये पूरा एंगल बोला है ना, पी यहाँ पर, आर यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, इसका मतलब ये पूरा एंगल। तो पूरा कोण का मान कितना होगा? 75 और 15 बताइए, 90 होगा ना। 75 और 15 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो 75 दूनी कितना होगा यहाँ पर? 150 माइनस 90 घटेगा तो कितना होगा? 60 डिग्री। तो बताइए 60 डिग्री कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ गए? जिसका मान हमको निकालना था वो मान मैंने यहाँ पर निकाल लिया। मान निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कितना डिग्री का होगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन था आपको, जो जो मान आपको दिया हुआ था, पी क्यू आर का मान 75 है, पी आर क्यू का मान 90 है। यहाँ ऑलरेडी पहले से 2 दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 से गुना करेंगे 150 माइनस 90, 150 से 90 घटेगा तो 60 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री दिया हुआ है, देखिए जिस तरह दिया हुआ उसको हम उस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो मिनट नहीं हो रहा यार, चलो ऐसे करना। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। बन गया त्रिभुज आपका, उसका एक कोण, मान लीजिए यही कोण 110 डिग्री दिया हुआ, एक कोण दिया हुआ ना। अन्य 2 कोणों के समद्विभाजक, अन्य 2 कोण, एक कोण आपका ये हो जाएगा, एक कोण आपका ये हो जाएगा, दोनों का समद्विभाजक, यानी कि इस कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, इस कोण को भी आपको 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। दोनों आपको यहाँ पे मिल रहा है। मान लीजिए त्रिभुज का नाम ए है, बी है, सी है, जहां मिल रहा है उस पॉइंट का नाम आपका ओ हो जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए ये लाइन जो है ना, ये लाइन और ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन इस कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं वो भी कोण सी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ गए? जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है तो के बीच बनने वाले कोण, यानी इस कोण का दोनों जहां पे मिलेगा उसके बीच जो कोण बनेगा उस कोण का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला क्या होता है, आपको निकालना है कोण बी ओ सी, ये निकालना है ना। बराबर क्या होता है, जो एंगल निकालना होगा उसके ऑपोजिट का एंगल, ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, 90 प्लस ए बाई 2 होता है। फॉर्मूला आपका ये होता है, बताते हैं आपको पिछले क्लास में कि जब किसी त्रिभुज का एक एंगल दिया हो और दोनों बाकी जो 2 एंगल होगा उसके समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे, अगर उस कोण का मान निकालने के लिए बोले, अगर अंदर की ओर समद्विभाजित करे, फॉर्मूला क्या होता है 90 प्लस ए बाई 2। ए क्या हो जाएगा, जो उसका ओपोजिट जो उसके पीछे जो कोण बन रहा है उस कोण का आधा करेंगे, 90 में उस कोण के आधे को जोड़ेंगे तो आपका वो वाला एंगल निकल करके आ जाएगा। अगर वहीं पे बाहर की ओर समद्विभाजित करेगा, मैंने बताया भी था आपको, तो वहां पर क्या करेंगे 90 माइनस ए बाई 2 कर देंगे। फिर अंदर की ओर समद्विभाजित करे तो उस कोण का मान निकालने के लिए बोले तो 90 प्लस ए बाई 2 करेंगे। अगर बाहर की ओर समद्विभाजित करे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए तो बराबर 90 प्लस ए का मान 110 बाई 2, तो 90 प्लस 110 का आधा कितना होता है 55 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 145 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ गए? तो कोण बी ओ सी एंगल का मान 155 डिग्री हो जाएगा, 145 डिग्री हो जाएगा। अब वहीं पर अगर इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर ये रेखा, ये मान लीजिए कि 110 दिया हुआ है, ठीक है, सेम मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। अब देखिए ये बाहर की ओर समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि बी और सी जो है ये बाहर की ओर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर, यहाँ पे आके मिल रहा है ऊपर। अब अगर ये एंगल आपको निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 90 माइनस ए बाई 2 कर देना है, यानी कि 90 माइनस ए का मान, इसको ऑपोजिट का एंगल 110, तो 110 बटे
2 करेंगे तो 90 माइनस 110 का आधा 55, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 90 से 55 जाएगा तो 35 डिग्री, तो इस एंगल का मान 35 डिग्री हो जाएगा। तो आपको दोनों याद रखना है कि अंदर की ओर समद्विभाजित कर रहा है या फिर बाहर की ओर कर रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब अंदर की ओर कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बाह्य समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब आप इस फिगर को बनाएंगे। क्वेश्चन में वो आपको दर्शाया हुआ रहेगा कि अगर बाहर की ओर रहेगा तो कह देगा कि बाह्य समद्विभाजक है, यानी बाहर की ओर दोनों एंगल समद्विभाजित कर रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर दोनों एंगल सी और बी जो है बाहर की ओर समद्विभाजित कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको वो चीज दर्शाया हुआ रहेगा। अगर नहीं रहेगा, इसका मतलब वो अंदर की ओर कर रहा है। ठीक है, किसी भी तरह का सवाल आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्त बेलन की लंबाई दिया हुआ है, उसका आयतन दिया हुआ है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमको लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, ऊंचाई होगा, ऊंचाई होता है ना बेलन में। देखिए मान लीजिए आपका बेलन है, नहीं बना लेते ना, आप 9-10 क्लास में बहुत बेलन पढ़े हैं ना। ये मान लीजिए बेलन है, ये लंबाई है, ठीक है, ये इसकी क्या है, लंबाई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है उसका ये रेडियस होता है ना, होता है रेडियस। अब देखिए कह रहा है कि हमको उसका आयतन दिया हुआ क्या, आयतन। अब बताइए किसका आयतन, बेलन का आयतन। पता है ना आपको क्या होता है, बताइए। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पता है ना कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए पाई का मान दिया हुआ है 22/7 लेना है, तो पाई का मान रख लेंगे 22/7, ठीक है, सॉरी। अब देखिए यहां पर, अब देखिए पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान नहीं दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 1.2 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, बराबर। अब देखिए आयतन दिया हुआ है कितना, देखिए ये फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दिया हुआ है 4620, दिया हुआ है ना 4620। ये दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आपका मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर को अगर 1.2 मीटर में है तो मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं उसके लिए आप 100 से गुणा करते हैं ना, 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बदले में एक जीरो आ जाएगा। 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा। अब मुझे बताइए, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। फिर एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 से कट जाएगा ना, 4 2 6 6 6, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। अब देखिए 11 चौक 44, 2 बचा 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर कट जाएगा 2 से 21 दूनी 42। अब आप मुझे बताइए क्या होगा, बताइए। ये भी कट जाएगा, 4 तिया 12, 7 तिया 21। अब बचा क्या आपका, जो बचा उसको लिख दीजिए आप। बचा क्या यहाँ पर, आर स्क्वायर बचा यहाँ पर, या नीचे में कितना बचा आपका 4 गुना के रूप में, 4 तिया 12, ठीक है। हाँ तो आपका वो 4 नहीं ना, देखिए आर स्क्वायर बड़े के रूप में 7 बचा और गुना के रूप में यहाँ पे 4 बचा, बराबर यहाँ पे कितना है 7 है। अब मुझे बताइए, तो आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 गुना 7, यहाँ पे 4 उस पार जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 49/4 होगा ये आर स्क्वायर का मान। तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो रूट आएगा तो देखिए 7 गुना 7, नीचे में 2 गुना 2 हो जाएगा। देखिए बना देते हैं, फिर कहिएगा कैसे हो गया। यहाँ कितना होगा 7 गुना 7, यहाँ पे 2 गुना 2, दोनों जोड़ा में आ गया तो एक जोड़ा यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा, तो आर का मान 7/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आर का मान निकल कर क्या आ गया। अब निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बताइए। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, पता है ना आपको। तो क्या होगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकल के आ गया 7/2, एच दिया हुआ है कितना 1.2 मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको हम फिर से वही मीटर में दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1.2 दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटेगा, फिर से 0 आएगा। अब देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या कटेगा आपका, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब बचा कितना आपका 2 गुना 11 गुना 12 गुना 10, आप सबको गुना कर लीजिए, कितना होगा गुना कीजिए ना, 12 दूनी 24 गुना 11 कितना होगा 24 गुना 11 गुना 10, गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 2 6, 2 हो जाएगा, गुना 10 बराबर 2640, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस गुना है, ठीक है, गुना करना आपको, ये गुना करके हो जाएगा, कोई दिक्कत। कितना आंसर हो जाएगा 2640, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। सवाल में जो जो दिया हुआ है उस चीज को लिखना है और उससे क्या निकल करके आएगा वो निकालना है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है वो निकालेंगे, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो देख लीजिएगा मैंने कैसे किया। देखिए अब यहाँ पे जो था 2 गुना 11 गुना 12 गुना 10 मैंने उतार लिया। अब देखिए 12 को 2 से गुना किए 24 आ गया, 24 गुना 11 गुना 10। अब बोलिए 24 को 11 से मैंने डायरेक्ट कैसे गुना कर दिया। तरीका क्या होता है, देखिए मान लीजिए किसी भी संख्या को आपको 11 से गुना करना होता है ना, फिर नहीं करना है, जो संख्या गुना करना है पहले उस संख्या को एक बार लिख लीजिए, फिर उसको आप आगे जोड़ते जाइए, फिर 4 और 2 क्या होगा 6 होगा, और 2 में आगे कुछ नहीं है तो 2 को आप वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद गुना के रूप में 10 है तो एक 0 आपका आ जाएगा, 2640 आ जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, आपको जो ना अभी बताते हैं कि 11 से कोई भी संख्या गुना कैसे किया जाता है, ठीक है। बड़ा से बड़ा भी संख्या रहेगा ना तो आपको बहुत इजीली गुना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लिया आप लोग, नहीं देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपका दिया हुआ है 52168 दिया हुआ है, इसको आपको 11 से गुना करना है, समझ गए। क्या करना है मैंने क्या बताया, उसको ध्यान नहीं देना है। 11 गिरे तो 8 है, 8 को आप लिख देंगे, फिर आगे आप जोड़ेंगे 8 6 14 का 4, हाथ में कितना रहेगा 1 रहेगा। उसके बाद फिर 1 और 6 7, 7 और 1 कितना होगा 8, फिर 1 और 2 3, फिर 5 और 2 7, फिर 5 और आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 5 को आप लिख देंगे, तो उसको 11 से गुना करने पर 57 38 48 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किसी भी संख्या को 11 से हम गुना करते हैं, ओके। आगे बढ़े, यहीं तो छोड़ दें। दिल करता है कि आगे बढ़े लेकिन टाइम भी लगभग 40 मिनट हो गया, ठीक है, फिर ज़्यादा क्लास लंबा क्लास लेंगे तो फिर दिक्कत है, समझ गए। फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ठीक। अब किस संख्या को सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो आना चाहिए, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आना चाहिए। अगर कोई संख्या को मीटर से आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में, उसको आप 100 से गुना करते हैं। अगर किस संख्या को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, याद रहेगा। मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 से गुना, और सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो 100 से डिवाइड, ओके। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो जाने से पहले फिर से आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्त यारों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार अगर बढ़े तो उसमें हमको भी, हमारे अंदर भी एक तरह का मोटिवेशन पैदा हो और थोड़ा जोशीले के साथ ऑडियो बनाएं, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना आप क्या होता है कि आप कुछ शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन आप जब बेसिक चीज़ अगर आपको पता नहीं होगा तो आप फिर वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होता है इस तरह के फॉर्मूला में अक्सर आपको पूरा का पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हमको जो है मतलब
पहले वो बेसिक तरीका पता होनी चाहिए। अगर बेसिक तरीका हमको पता है तो हम आसानी के साथ शॉर्ट ट्रिक से भी उस तरह के सवाल को हल करेंगे। तो हम बताएंगे पहले जब हमारा प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बनाने के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक में भी बनाने की मैं कोशिश करेंगे, आपको सिखाएंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में अगर बड़ा क्वेश्चन रहे तो बहुत ही आसानी के साथ चंद सेकंड में उस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए हमको। थैंक यू। जय हिंद।